और चलिए सीधा आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देवीपाटन मंडल में भी, आजमगढ़ मंडल में भी, आजमगढ़ आपको बार बार चुनाव जिताता रहा लेकिन कभी विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, क्योंकि शिक्षा से तो आपका बैर है। मिर्जापुर मंडल में भी ये सब बन चुके हैं, सारे विश्वविद्यालय संचालित भी हो चुके हैं, हो रहे हैं। और यही नहीं, नेक के मूल्यांकन में 95 से 118 ये व्यवस्था हुई है और NIRF में 67 संस्थान को एक रैंकिंग प्राप्त हुई है। और स्वामी विवेकानंद डिजिटल सक्षम स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरण करने का काम किया है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे महोदय। बेरोजगारी सरकारी भर्तियों में 2017 के पहले की क्या स्थिति थी? अनियमितता थी, पक्षपात था और पारदर्शिता की कमी थी। श्रम बल में महिलाओं की नाममात्र की भागीदारी थी। औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने पर प्रतिबंध था, यानी महिलाएं औद्योगिक इकाइयों में काम नहीं करेंगी। स्वरोजगार, स्टार्टअप और MSME इकोसिस्टम का भी अभाव था। और 17 से 25 के बीच जो विभिन्न आयोग और भर्ती बोर्ड हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने 8.5 लाख भर्तियां अब तक संपन्न की हैं। और मैं तो चाहूंगा पूरे सदन से मैं कहूंगा, उस पक्ष वालों से भी इस पक्ष वालों से भी, दोनों से मैं कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। हर जनपद से, हर विधानसभा क्षेत्र से युवा हैं, हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र से। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता कितनी थी? 3,000। आज हम 60,000 ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं प्रदेश में, एक साथ। ये क्षमता विकसित की गई है, ये है नए यूपी की क्षमता। 3,000 से बढ़कर के 60,000 ट्रेनिंग एक साथ हो रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? टूटे हुए बैरक। आज किसी भी सिटी में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो यूपी पुलिस की आवासीय सुविधा की होगी, यूपी पुलिस के जवानों की का भवन होगा। आज यूपी के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग सेक्टर है हमारे सामने, वो साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, फिर लखनऊ में दूसरा खुला। आज सभी 75 जनपदों में एक एक थाना सक्रिय हो चुका है। अब एक साइबर मुख्यालय बनाने की कार्रवाई हम प्रदेश के अंदर तैयार कर रहे हैं, जहां के माध्यम से साइबर अपराध को पूरी तरह रोकने में प्रदेश सरकार कार्य करेगी। और 1547 जितने भी थाने प्रदेश में हैं, इन सभी थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी प्रदेश सरकार कर चुकी है। प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल, यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं। महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी, देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है। 2017 के पहले महिलाओं की भागीदारी 13.5% थी, आज 24 में बढ़कर के 35% हुई है। 35% हुई है। 40,000 महिला VC सखी के रूप में काम करी। उसी गांव की बेटी, उसी गांव की बहू उस गांव के अंदर बैंकिंग की सुविधा का काम कर रही है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है। बेरोजगारी की दर जो आपके समय में 19% थी, आप घट करके वह 3% रह गई है। 3%। CM युवा के रूप में एक नई स्कीम हम लेकर के आए, CM युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी यूपी का युवा, इसमें भी कोई पिक एंड चूज नहीं है। ये लोग आरोप करते हैं साहब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए यूपी का कोई भी हस्तशिल्पी, यूपी का कोई कारीगर, यूपी का कोई युवा
जिसको भारतीय होने में, जिसका उत्तर प्रदेश का वासी होने में गौरव की अनुभूति होती है, भारत के महापुरुषों पर विश्वास करता है, उसके उत्थान के लिए सरकार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम में भी हम लोगों ने ही लागू की। ये स्कीम उनकी ट्रेनिंग कराना, पहले स्क्रीनिंग, उनकी ट्रेनिंग, पहले चरण में 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण, 10% का मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है उस युवा को। बाकी मूलधन अगर उसने ससमय वापस किया बैंक को, तो अगले चरण में 7.5 लाख रुपए की उसको सुविधा दी जा रही है। तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवानी जा रही है। इस सीएम युवा की स्कीम 70,000 युवा अब तक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर चुके हैं। मान्यवर, अब तक यूपी में एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा पुशअप किया गया, परिणाम क्या था? आज उत्तर प्रदेश में 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को उन सभी सेक्टर्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 7,200 स्टार्टअप और 50 इंक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। मैं कल सुन रहा था, हमारे इस तरफ इस ओर के ही माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आजादी के समय केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे। 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या 40 हुई, यानी 70 वर्ष लगे इन्हें 40 होने में, और 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। इनकी संख्या अब 80 से ज्यादा हो गई। 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली। 15 यानी एमएमआर 201 था, 1947 से 17 के बीच। संस्थागत प्रसव यह 67.8% था, और टीकाकरण का जो राष्ट्रीय औसत से भी ये 17.58% कम था। प्रदेश के 27 से 28 जनपद ऐसे थे जो इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से, जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह प्रभावित थे। और महोदय, आज प्रदेश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हुई हैं 5,250 ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और निजी मेडिकल कॉलेज में यह 6,550, पीपीपी मोड पर संचालित 350 सीट्स ये एमबीबीएस में आज प्रदेश के अंदर हुई हैं। 31 नर्सिंग कॉलेजेस भी प्रदेश के अंदर संचालित हुए हैं। आयुष्मान कार्ड आपके समय में नहीं था, आपका विजन भी नहीं था, क्योंकि गरीब आपके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वंचित, दलित, गरीब ये कभी आपके, किसान, महिलाएं आपके एजेंडे के हिस्से कभी नहीं थे। लेकिन इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है, और 70 वर्ष के हर व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी कि वह जाकर के अपना कार्ड बना ले, उपचार करा ले, कोई पूछेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में आज हम लोगों ने 5,34,00,000 गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। संस्थागत प्रसव जो आपके समय में केवल 67.8% था, जो बढ़कर के 96.10% हुआ है। एमएमआर जो 201 यानी 201 था, आज वो घट करके 141 हुआ है, और आईएमआर ये 43 से घट करके 37 हुआ है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें 99% उस पर कंट्रोल हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है।
और टीकाकरण भी अब बढ़कर के यह 99.31% रह गया है, हो गया है। और टीबी उन्मूलन की दिशा में जो अभियान चल रहा है, यह आज अच्छी दिशा में चल रहा है, जिसमें अब तक 7,191 ग्राम पंचायतें पूरी तरह ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो चुकी है। महोदय, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1947 से 2017 के बीच में अव्यवस्थित और इसका विस्तार था। शहरी निकाय संख्या और बजट आबादी की मांग के अनुरूप नहीं थी। शहरी बुनियादी सुविधाएं अधूरा कवरेज और असंतुलित विकास था। 17 से 25 के बीच हमने 117 नए नगर निकाय बनाए हैं, 123 का विस्तार किया है, 17 स्मार्ट सिटी को बनाया है। और इस बार के बजट में हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिला मुख्यालय से जुड़े हुए नगर निकाय को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम विकसित करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सुनियोजित शहरीकरण के विकास को लेकर के लखनऊ और उससे जुड़े हुए 7 जनपदों को लेकर के SCR, स्टेट कैपिटल रीजन, वाराणसी और विंध्य क्षेत्र को लेकर के एक इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट प्लान, ये अंतिम चरणों में हमारा वहां पे चल रहा है। अमृत 1 के अंतर्गत ये भारत सरकार के सहयोग से 10,273 करोड़ रुपए की 328 परियोजनाओं में को लागू किया गया था, जिसमें 9,21,000 जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे, 8,77,000 सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे और 423 एकड़ हरित क्षेत्र भी बढ़ाया गया था। अमृत 2 के अंतर्गत 15,629 करोड़ रुपए की लागत से 539 परियोजनाओं के माध्यम से 43 लाख जल कनेक्शन, 5 लाख सीवर कनेक्शन, ये इसके माध्यम से प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर ODF के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। आकांक्षी नगर योजना लागू की गई है और CM नगर सृजन योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की व्यवस्था को और अच्छा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती व्यवस्था में भी गांव से समृद्धि की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। बुनियादी 1947 से 17 के बीच में एक बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, कनेक्टिविटी नहीं थी। घर, बिजली, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक अभाव था। पंचायतों में संसाधन और क्षमताओं की कमी थी। और 17 से 25 के बीच में सबसे पहले हर गरीब के सिर को ढकने के लिए 56,80,000 परिवारों को एक एक पक्का मकान उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। मनरेगा के अंतर्गत 235 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है और प्रदेश के अंदर महिलाओं की भागीदारी इन सभी योजनाओं में 42% भी की गई है। इसके अलावा रोजगार और आजीविका के लिए भी 98 लाख से अधिक परिवारों को SHG से 2,510 उचित मूल्य की दुकानें SHG के माध्यम से प्रदेश के अंदर संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 165 विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ा गया। 1,385 किलोमीटर की सड़कें निर्मित की गई और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25,000 किलोमीटर की एक बेहतरीन नेटवर्किंग भी इन सड़कों को करने का कार्य किया गया। और जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर, हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय हर गांव में गांव के लोगों को गांव के अंदर सुविधाएं प्राप्त हो, यह भी उपलब्ध कराया गया है। और किसी भी आपदा से निपटने के लिए आपदा मित्र भी आज गांव के अंदर तैनात किए जा रहे हैं। महोदय, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अगर आप देखेंगे 47 से 17 के बीच असमान पहुंच और सीमित कवरेज था। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं प्राप्त होता था।
लेकिन 17 से 25 के बीच में जो नियोजित प्रयास हुए, आज नीति आयोग भी इस बात को स्वीकार करता है कि 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से उभरे हैं और जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रही है। 1 करोड़ 6 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे ऐसे हैं जिन्हें सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा से निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का काम कर रही है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी 4,77,000 बेटियां की शादी सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें अनुदान की राशि 51,000 से बढ़ा के 1 लाख भी कर दिया गया। 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुविधा, पीएम उज्ज्वला में 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को गैस के फ्री में कनेक्शन के साथ ही होली और दीपावली में मुफ्त सिलेंडर की सुविधा, अन्नपूर्णा भवन गांव के स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक नया प्रयास, 9 करोड़ 52 लाख परिवारों को जनधन अकाउंट खोलना, ये सभी व्यवस्थाएं आज प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को गरीबी में कमी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज की व्यापकता को दर्शाती है और लाभार्थियों तक योजनाओं को समयबद्ध ढंग से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की सरकार की मंशा को भी सबके सामने प्रस्तुत करती है। सामूहिक विवाह, पेंशन, अन्नपूर्णा भवन, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसे नीतियां समाज में जो सबसे कमजोर तबके का व्यक्ति है उसके गरिमापूर्ण जीवन को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। सरकार के द्वारा ऐसे पर्यटन और विरासत की संरक्षण के लिए सरकार ने जो कार्य किए, ये केवल एक विरासत का संरक्षण मात्र नहीं था, रोजगार के संरक्षण के लिए था। 1947 से 2017 के बीच राज्य में राष्ट्रीय पर्यटन में हिस्सेदारी प्रदेश में जो थी वह अगर आप देखेंगे तो उत्तर 16 में घट करके केवल 13.1% थी और 17 से 25 के बीच में अगर आप देखेंगे तो यह उत्तर प्रदेश में आज 16 में केवल 21 करोड़ पर्यटक यूपी में आए थे। 2024 में 66.9 यानी 66 करोड़ 90 लाख पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए और आज उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी यह बढ़कर के 19% से अधिक हुई है। महाकुंभ में अकेले ही 66 करोड़ श्रद्धालु अकेले महाकुंभ का हिस्सा बने थे। आज काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ ही विंध्यवासिनी धाम आदि धामों का भी पुनरुद्धार हो रहा है। हाँ, देवपाटन धाम भी बढ़ेगा, वो भी सभी होंगे। और जिस बौद्ध पर्यटन की आप बात कर रहे थे, रामायण सर्किट हो या कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, शक्ति सर्किट, इन सभी के विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। हम लोग कपिलवस्तु में भी हेलीपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और आपने जो बात कही अभी हाल ही में कि कपिलवस्तु के उत्खनन में भगवान बुद्ध की जो अस्थियां वहां अस्थि कलश बरामद हुआ था कोलकाता के म्यूजियम में, हमने उसके लिए भी लिखा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अभी हांगकांग में एक भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अस्थि कलश की नीलामी हो रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से वो रुका है, वह भारत में आ रहा है और भारत में हम उसको कपिलवस्तु में ही स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम काम करने जा रहे हैं। चाहे वह जैन परिपथ हो, वाइल्ड लाइफ परिपथ हो या फिर नेपाल की तराई के क्षेत्र में इको टूरिज्म का और बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज्म का एक नया वहां पर सेक्टर स्थापित करने का, इस दिशा में भी सरकार के द्वारा बेहतरीन प्रयास हुआ है। और आज प्रदेश में चाहे वह
पर्यटकों की संख्या में जो भारी वृद्धि हुई है, ये सभी चीजें हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं और प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन भी कर रहा है। लेकिन ये केवल इसके माध्यम से, दुनिया के अंदर आप देखेंगे, आप जिस बात को कर रहे थे कि उन्होंने बहुत, दुनिया के तमाम देशों ने अपनी विरासत का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन आपकी पार्टी का घोषित एजेंडा क्या है? आप श्री राम को कोसेंगे, श्री कृष्ण की परंपरा को कोसेंगे। नहीं, आप ही की पार्टी के सदस्य कोसने का काम भी करते हैं, रामचरितमानस की पावन प्रतियों को फाड़ने का काम भी करते हैं, ये भी करते हैं, श्री कृष्ण की परंपरा को कोसने का काम करते हैं, उनकी परंपरा पर संदेह करते हैं। आपको हर चीज वोट बैंक की नजर से देखने को देखते हैं, हर कार्य को वोट बैंक की नजर से आप देखने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, दुनिया की जो भी देश आगे बढ़े हैं, अपने विरासत का संरक्षण करके, उस पर गौरव की अनुभूति करके ही वो आगे बढ़ा है। दुनिया का हर देश उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है, उनके उत्थान के लिए कार्य करता है, उनके लिए प्राणपण से जुड़ता है। आधुनिकता ये नहीं कि अपनी विरासत को भूल करके हम उस चौराहे पर खड़े हों जहां पर हमारे सामने आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं बाधित हो जाएं, और समाजवादी पार्टी उस भटकाव का शिकार है। दुर्भाग्य से आज उसमें इस मार्गदर्शन का अभाव है, और इसको अगर समझ पाएंगे, उत्तर प्रदेश की इस बड़ी ताकत है। काशी विश्वनाथ धाम हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर श्री बांके बिहारी का पावन धाम, मां विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट या नैमिषारण्य या फिर सुखतीर्थ या शाकंभरी धाम हो या देवीपाटन धाम, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थान सारनाथ हो या कुशीनगर हो या लुम्बिनी हो या कपिलवस्तु हो या श्रावस्ती हो या कौशाम्बी हो या संकिसा हो या फिर हमारा पवित्र सोरो धाम, ये सभी भारत की विरासत की उच्च आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए हमारे पवित्र स्थल हैं। और इसमें केवल आध्यात्मिक जिज्ञासु ही नहीं आता है, अन्य पर्यटक भी आते हैं, वे भी देखते हैं। और याद रखना, इसमें कोई जाति विशेष के लोग नहीं हैं। वाराणसी में भगवान विश्वनाथ धाम से केवल ब्राह्मण पुजारियों का ही संरक्षण हो पा रहा है क्या? जो टैक्सी वाला है, जो ठेला वाला है, जो फूल पत्ती बेचने वाला है, जो मिठाई की दुकान लगाने वाला है, जो नाविक है, ये कौन लोग हैं? होटल संचालक हैं, कौन लोग हैं? आप लोगों ने कभी इसको माना ही नहीं। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर हो या फिर मथुरा वृंदावन, सुख तीर्थ हो या फिर नैमिषारण्य, यहां पर जहां पर भी ये पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, ये समग्र समाज के विकास की आधारशिला बनती है, रोजगार के नए सृजन की आधार भी बनती है, लोगों के जीवन में भी, और उत्तर प्रदेश की बेहतरीन विरासत के संरक्षण के इस अभियान को भी आगे बढ़ाती है। महोदय, कानून व्यवस्था, भय मुक्त, निवेश अनुकूल और समाज सुरक्षित यूपी आज एक नई पहचान बनी है। 47 से 17 के बीच और सुरक्षा, उच्च अपराध दर, बेटी हो और या व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं। और 17 से 25 के बीच सुदृढ़ कानून व्यवस्था का एक मॉडल प्रदेश बना है। 2,19,000 भर्ती यूपी पुलिस का पार्ट बनी। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2,19,000 भर्तियां की हैं। 1,53,000 पुलिस कार्मिकों के प्रमोशन भी हुए हैं। वर्षों से 20-20 वर्ष से प्रमोशन नहीं मिल पाए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 54 पीएससी की कंपनियां समाप्त कर दी गई, क्योंकि पीएससी में भी इनको सांप्रदायिकता नजर आती थी।
लेकिन वे समाप्त कर दी गई थी। और आज महिला पुलिस के साथ साथ 3 महिला पुलिस बटालियन का भी गठन हुआ है। वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर ये 3 पीएससी की बटालियन गठित हो चुकी हैं। 3 नई गठित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत भी हम लोगों ने 1,04,718 अभियुक्तों को दोषित करवा करके 70 को मृत्युदंड, 8,785 को आजीवन कारावास, 1,383 को 20 वर्ष की सजा, 5,303 को 10 से 19 वर्ष की सजा, 80,944 को 5 वर्ष तक की सजा करवाई है। और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 144 अरब की संपत्ति का जब्तीकरण का काम भी प्रदेश के अंदर किया है। महोदय, परिणाम क्या है? परिणाम है, अगर 16 की तुलना में 25 में हम तुलना करें तो डकैती में 94% की कमी आई है। शिवपाल जी, 94% की कमी आई है डकैती में। लूट में 82% की कमी आई है। हत्या में 47% की कमी आई है। फिरौती हेतु अपहरण 50% की कमी आई है। दहेज हत्या में 16% की कमी आई है। और बलात्कार की घटनाओं में 50% की कमियां आई हैं। प्रदेश में 17 में जो 4 फॉरेंसिक लैब थी, आज बढ़कर के 12 हुई हैं और 6 निर्माणाधीन है। और बाकी अन्य चीजों के बारे में महोदय मैंने यहां पर एक बात कही, ये एक पक्ष है जो हमने 17 तक की कही, 17 से 25 के बीच कही या 17 से पहले की बात कही। 17 के पहले क्या था? पहचान का संकट और सुरक्षा का माहौल। 17 के बाद प्रदेश अपनी एक नई पहचान के लिए जाना जा रहा है। बीमारू राज्य से आज भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। और इसलिए महोदय, ये सभी इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने उनके विजन को मजबूती के साथ जिस मजबूती के साथ धरातल पर उतारने का परिणाम, उसका परिणाम है आज उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं, आज वो एक नए अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ा है। हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया, हमने तो नहीं माना। हम लोग तो इस बात को मानते रहे, हमारे संस्कार हैं कि अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और इस भाव के साथ चलने का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ, बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ आज अपनी रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। और महोदय, इसीलिए अब ये विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोग आगामी 2047 की दिशा रखना चाहते हैं, ये एक प्रस्ताव है, ये फाइनल नहीं है। हाउस की जो राय होगी, विशेषज्ञों की जो राय होगी, नीति आयोग के साथ बैठ करके जो तय होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों की जो राय होगी, उसके अनुरूप हम इस विजन डॉक्यूमेंट को फिर फाइनल शेप देंगे। खासतौर पर इन 8 वर्षों में जो कुछ हमने किया है, उसके लिए हमने एक टारगेट भी तय किया है। 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की। अगले 5 वर्ष में विकास की गति को, जो आज हमारी विकास की गति 15% के आसपास, 14-15 के आसपास है, इसको 20% तक पहुंचाने की। भारत की शताब्दी वर्ष 2047 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा है $30 ट्रिलियन की।
$30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत होगा। तब उत्तर प्रदेश कहां होगा? और इसलिए उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है, हां, भारत 5 से $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो उत्तर प्रदेश 1 से 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने अपना कदम बढ़ाएगा। $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने उत्तर प्रदेश अपने कदम को बढ़ाएगा। इस दिशा में एक लक्ष्य, हम एक टारगेट हम भी तय कर रहे हैं और यह करने के लिए हमने औसत विकास दर 15% जो सुनिश्चित, जो जीडीपी में उत्तर प्रदेश के योगदान को भी अपनी आबादी के हिसाब से हमें बढ़ाना पड़ेगा। आज जो हमारा 9.5% जीडीपी में योगदान है, लेकिन आबादी 16% यहां पे है। क्या हम इसको पहले अलग अलग चरण में ले जाकर अपनी आबादी के हिसाब से अपना योगदान देना और फिर उससे बढ़कर के योगदान देना, तो यह इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और पर कैपिटा इनकम भी, आज जो उत्तर प्रदेश की, देश की जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, नेशनल एवरेज वो पड़ता है लगभग 2 लाख रुपए है, लेकिन यूपी की अभी यह इस वित्तीय वर्ष में 1,20,000 पहुंचेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब 2047 में देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो या उसके बराबर कम से कम हो, जो 26 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। 26 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी $20,000 प्रति वर्ष, ये व्यवस्था ये हम लोग देने जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के विजन 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उत्तर प्रदेश को उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का एक अग्रदूत के रूप में प्रस्तुत करना है। हमारा मिशन है समग्र विकास, हर नागरिक को घर, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाना क्वालिटी के साथ। आर्थिक नेतृत्व, उद्योग, कृषि, सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त और नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करना। सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण, यानी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास का एक बेहतरीन संगम हो। उत्तर प्रदेश उस सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु बने। 2047 हमारा देश अपनी स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस स्वर्णिम अवसर के लिए उत्तर प्रदेश ने अपने संकल्प के लिए हमारा शताब्दी संकल्प, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और इसकी 3 थीम हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अर्थ शक्ति की, दूसरा सृजन शक्ति की और तीसरा जीवन शक्ति की। इसको हम 12 प्रमुख सेक्टर में रख करके विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5T के मंत्र को भी समाहित करते हुए ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन एंड टैलेंट, इनको जोड़ते हुए हम प्रदेश के इन 12 सेक्टर्स को, जिसमें अर्थ शक्ति जो एक समावेशी विकास का इंजन के रूप में काम करे, जिसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना, कृषि विकास, कृषि शिक्षा, उद्यान विभाग, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, सिंचाई और जल संसाधन विकास, इस पर फोकस करना, पशुधन की समृद्धि, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग, मत्स्य विभाग, इन सब पर कार्य करना, उद्योगों की उड़ान, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, एमएसएमई विभाग, ये सभी उसका माध्यम बनेंगे। डिजिटल प्रदेश, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
आसपा का सम्मान पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति विभाग। दूसरा थीम है सृजन शक्ति का, जो विकास की नींव के रूप में काम करेंगे। इसमें ईज ऑफ लिविंग, नगर विकास विभाग, आवास और शहरी विकास नियोजन विभाग और ग्राम्य विकास विभाग। सुगम्य प्रदेश, परिवहन, नागरिक उड्डयन और इससे जुड़े हुए जो विभाग हैं जो कनेक्टिविटी को बेहतर करने में योगदान दे सकते हैं। एक संतुलित विकास हो, विकास जो भी हो पर्यावरण अनुकूल हो, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ ही ऊर्जा के साथ भी हम एक ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सके। जो आपने कहा कि जो हमारे पास थर्मल पावर है, ये थर्मल पावर की स्थिति एक चैलेंज है। दुनिया के देशों ने इसे बंद किया है, हम लोग इस्लाम में बढ़े हैं, हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़े, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के बैकअप के लिए कोई तो चाहिए साधन। हमारे पास हाइड्रो पावर बनाने की सामर्थ्य और उस प्रकार की संभावना नहीं। हम अन्य राज्यों से बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, पैसा हमारा होगा, स्थल आपका होगा, आप हमारे प्लांट लगाने दीजिए, उसमें शेयर होगा। लेकिन वहां पर संभावना नहीं बनती है, तो हमारे पास दो नए क्षेत्र बनते हैं, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक सेक्टर है, जिसके लिए जापान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और जापान अभी हमारी 2 टीम ने विजिट किया था, खन्ना जी को भी हमने एक टीम के साथ भेजा था, जापान होकर के आए हैं। और बहुत शीघ्र एक बड़े डेलीगेशन के साथ फिर वहां हम लोग जाकर के फिर वहां की टीम को यहां बुलाने जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में यूपी के अंदर चूंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता है और वह एक संभावना यूपी के लिए बहुत अच्छी बन सकती है। और दूसरा जो सेक्टर होगा वह पावर के लिए, वह होगा हमारे पास जिसमें लोगों को अनावश्यक रूप से कुछ वैसी स्थिति पैदा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें भी बहुत अच्छे, यानी हाइड्रो पावर के संभावनाओं के बाद अगर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी के साथ अगर कोई अन्य संभावना बन सकती है, तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे पास संभावनाएं बन सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे निवेशकों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं जो उस प्रकार के यहां पर निवेश को आगे कर सके, और उस दिशा में प्रदेश काम कर रहा है। जीवन शक्ति में समृद्ध जीवन और सशक्त समाज, वंचित को वरीयता, इसमें महिला और बाल विकास, समाज कल्याण के माध्यम से दलित, वंचित, वनवासी, गिरवासी, इन सब के जीवन में उत्थान, पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कार्य करना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, ये सभी इसके साथ काम करेंगे। आरोग्य प्रदेश के रूप में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष विभाग इस कार्य को करेंगे। और प्रदेश के अंदर बेहतरीन शिक्षा और युवा शक्ति के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास और सुरक्षा और सुशासन के लिए गृह, होमगार्ड और भाषा आदि के सभी विभाग, इस तीन थीम पर 12 सेक्टर में इस पूरे कार्य को हम आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 2 प्रकार की, एक हम अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक रणनीति, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन, 3 प्रकार की रणनीति अपनाने जा रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से 29-30 में हम क्या अचीव करेंगे, 35-36 में हम क्या अचीव करेंगे, और फिर 46-47 में उत्तर प्रदेश को क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार के, यानी हम एक सूक्ष्म समय में, एक कम समय में, कम अवधि के, लघु अवधि के कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीजें अचीव करनी है, मध्यम अवधि के कौन से सेक्टर पे हमें काम करना है, पूरी ताकत वहां लगानी है। और फिर इसी प्रकार से हम अन्य कार्यों को भी दीर्घ अवधि के लिए हम 22 वर्ष की उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारे सामने होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल होगा। और इन सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से
हम बेहतरीन स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे पास उसका एक विस्तार से हम उस चीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो लघु अवधि के सेक्टर होंगे 29 से 30 के बीच में कृषि उत्पादकता और लक्ष्य को बढ़ाना, वैज्ञानिक तकनीकों का विस्तार करना, फसल विविधीकरण को बढ़ाना, निर्यात और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, प्रदेश के अंदर भंडारण और मूल्य प्राप्ति को, किसानों की आय को और अधिक बढ़ाने में योगदान देना, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए जो हमने अन्य लक्ष्य तय किए हैं, इसमें प्रदेश के अंदर कृषि उत्पादक और लक्ष्य को लेकर के कृषि में इनोवेशन और शैक्षिक और अनुसंधान, यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए हम प्रदेश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और पैकेजिंग हब की स्थापना, पैक्स और एफपीओज के माध्यम से प्रदेश के अंदर मिनी प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब के साथ ही प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में कैसे स्थापित करेंगे। यह इस अवधि में एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, पशुधन के क्षेत्र में भी, कि हम प्रदेश के अंदर इनकी उत्पादकता को कैसे पहले शॉर्ट टर्म में कैसे हम दोगुना कर दें, प्रदेश के अंदर अंडा उत्पादन और प्रदेश के लक्ष्य को कैसे हम शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ाएंगे, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए क्या काम होने हैं, ये सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य पहले चरण में और फिर मध्यम और दीर्घ अवधि के लक्ष्य को लेकर के हम काम करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर लघु अवधि के क्षेत्र में उद्योगों के लिए भी प्रदेश ने एमएसएमई के एक हब के रूप में स्थापित करना, एक सशक्त इकोसिस्टम का निर्माण जो प्रदेश के अंदर नवाचार को, उद्यमशीलता को और निर्यात को प्रोत्साहित कर सकें, जिससे वैश्विक मंच पर उसे एक पहचान मिल सके। प्रदेश में 5 वर्ष में निर्यात को अभी हमने 84,000 से 1,86,000 करोड़ तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। इसको हम 4 गुना बढ़ाने में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए 5 वर्ष की एक रणनीति तैयार करना। प्रदेश में एमएसएमई की फैसिलिटेशन सेंटर, इसके यहां पे सर्टिफिकेशन की कार्रवाई, यहां पे टेक्नोलॉजी और पैकेजिंग जैसी स्थिति को आगे बढ़ाने में, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए प्रदेश के अंदर प्रदेश को एक नए इकोसिस्टम के साथ जोड़ना, यह इसका एक लक्ष्य के साथ हम कार्य करेंगे। बीडा का पूर्ण विकास होगा। इस दिशा में इसके साथ ही बीडा के साथ साथ 3 नए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर यहां पर प्रस्तावित की गई है। मध्यम और दीर्घ अवधि के भी सेक्टर को इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरियों के निर्माण के लिए, सेमीकंडक्टर जैसे अन्य उभरते हुए क्षेत्र में भी हम अग्रणी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, यह तय करने के लिए एक नई रणनीति के तहत प्रदेश काम कर रहा है। डिजिटल प्रदेश के रूप में लखनऊ और कानपुर में अत्याधुनिक एआई सिटी के निर्माण, उसके इनोवेशन, रिसर्च के एक वैश्विक केंद्र के रूप में उसे स्थापित करने की दिशा में कार्य करना। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी के लिए एनसीआर, लखनऊ और नोएडा को भारत के शीर्ष डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। कम से कम 10 स्टार्टअप को यूनिकॉर्न के रूप में उन्हें वह दर्जा दिलाना, उसके लिए नए कार्य करना, विश्वस्तरीय इंक्यूबेशन हब्स के रूप में उसे स्थापित करना और प्रत्येक मंडल में एक इंक्यूबेटर स्थापित कर ग्रास रूट इनोवेशन को गति देना। स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी राज्य बनते हुए इसरो के सहयोग से किसी भी प्रकार की आपदा, मौसम की जानकारी हमारे किसानों को और नागरिकों को समय पे मिल सके, इन सब के लिए प्रदेश इसरो के साथ बातचीत करके अपना स्वयं का एक सैटेलाइट भी लॉन्च करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन भी यहां आए थे और उनसे भी हमने इस बारे में चर्चा की है और एक सार्थक दिशा में यह कार्य आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और ईवी बैटरी निर्माण में देश में अग्रणी स्थान तय करना। दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, ब्लॉकचेन में,
ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में कार्य करना, युवाओं में आईटी और ईआई के क्षेत्र में जो दुनिया भर से रोजगार के अवसर हैं उसको उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करना, प्रदेश की वैश्विक डाटा सेंटर हब और आईटी निर्यात शक्ति के रूप में प्रदेश को स्थापित करना और विश्व स्तरीय आईटी पार्क टेक्नोलॉजी कॉरिडोर का निर्माण, इन सभी के लिए भी कार्य करना। आस्था का सम्मान, इसमें नैमिषारण्य, विंध्याचल, मथुरा, वृंदावन जैसे नए पर्यटन कॉरिडोर को विकसित करने के साथ ही रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट के विकास के लिए कार्य करना, वहां पे इको टूरिज्म को भी प्रदेश में उस क्षेत्र सेक्टर को भी और तेजी के साथ आगे बढ़ाना, देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना और मध्यम और दीर्घकालीन अवधि के लिए उत्तर प्रदेश को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाना, जहां हमारी प्राचीन विरासत यानी उच्च आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक वैभव का गौरव पूरी दुनिया देखे, इसके लिए यूपी को स्थापित करना, ईज ऑफ लिविंग के लिए, लघु अवधि के लिए विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी के रूप में इस कार्य को करना, एसटीआर स्टेट कैपिटल रीजन उसका एक माध्यम बने, इसके लिए हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस पे हमारी व्यवस्था आगे बढ़ी है और प्रदेश के अंदर अगले 5 वर्ष के अंदर हर नागरिक को 24 घंटे विद्युत की अनवरत आपूर्ति हो सके, इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। प्रमुख महानगरों में स्मार्ट सिटी में मेट्रो, लाइट मेट्रो, इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली के विकास के लिए, बेहतर शहरी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम कार्य करेंगे और इस दिशा में एक निश्चित योजना प्रदेश के अंदर लेके आना और मध्य और दीर्घकालीन अवधि के लिए भी प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश के शहरों को भी शामिल कराना। अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, उच्च जीवन स्तर और निवेश के अवसरों के मामले में विश्व के अग्रणी शहरों की बराबरी के मामले में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना। हमारे पास जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक चैलेंज है, उस दिशा में भी हम तेजी के साथ काम करेंगे। सुगम्य प्रदेश के रूप में जेवर एयरपोर्ट को भारत के सबसे भव्य और आधुनिकतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में स्थापित करना। इस वर्ष के अंत में हम लोग उसको उस एयरपोर्ट का उद्घाटन और उसको शुभारंभ करने जा रहे हैं। कार्गो ट्रांजिट हब के रूप में प्रदेश की आर्थिक क्रांति का केंद्र हो इसे बनाना, भारत को विश्व के एयर ट्रांसपोर्ट मानचित्र पर एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करना, जेवर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक एमआरओ केंद्र स्थापित करना जो न केवल देश बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग की मांग को पूरा करें और उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा और विमान अनुरक्षण का केंद्र बनाने के लिए विश्व स्तरीय विमानन इकोसिस्टम का निर्माण करने की दिशा में कार्य करना। प्रदेश के अंदर ऊर्जा उत्पादन और वितरण में स्मार्ट ग्रिड तकनीक का ऊर्जा भंडारण का एक विस्तार करना। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। अभी तक हमने जो भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं ये वेस्ट टू ईस्ट हैं, नॉर्थ टू साउथ, इसकी कमी अभी दिखती है और इसको हम बेहतर दिशा में, उस पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, उस पर हम कार्य करेंगे। प्रदेश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए जो संभावनाएं हैं उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाना। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में नए आप संबोधन सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विकास को लेकर जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में कैसे विकास हो रहा है तेजी से, उसको लेकर जानकारी वो दे रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। फरीदाबाद में विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कई बीजेपी नेता कार्यक्रम में मौजूद। सीएम ने कई परियोजनाओं की दी सौगात।
कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के कारण देश का हुआ बंटवारा। धर्म के आधार पर कांग्रेस ने बांटा देश। आज मंडी जाएंगे हिमाचल के सीएम सुखविंदर ठाकुर। कल राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। मंडी के सरकाघाट में कार्यक्रम का होगा आयोजन। जींद में भारी बारिश का कहर। बारिश से सड़कों पर भरा पानी। सीवरेज नाले हुए ओवरफ्लो। सरकारी अस्पताल के अंदर घुसा पानी। मरीज हुए परेशान। दिल्ली में भारी बारिश का कहर। कालकाजी में भारी बारिश के कारण बाइक सवार युवक पर गिरा पेड़। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। लखनऊ में तेज बारिश का कहर। बारिश के कारण अलीगंज में धंसी सड़क पर बना 20 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा होने से लोगों को हो रही काफी दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। यूएपीए के तहत आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। सीधा आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की सुविधा, आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध कराया जा सके, यह कार्य महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति आदि से महिलाओं को उद्यमिता, शासन के कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, नवाचार में उन्हें अग्रणी बनाना, आसान ऋण और बाजार पहुंच व उन्नत कौशल व कार्यबल विस्तार के साथ जोड़ना, महिला श्रम भागीदारी को 50% तक बढ़ाना और महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रदेश के द्वारा जो उनके लिए श्रमजीवी छात्रावास की व्यवस्था बनाई गई है, इनकी संख्या को हर कमिश्नरी स्तर तक पहले पहुंचाना और 2047 तक हर जनपद स्तर पर पहुंचाना। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर एक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में हर जनपद में एक एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करना, जो वहां पे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट नेशनल या ग्लोबल मार्केट की मैपिंग के अनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाने, उस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सके। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2029-30 तक का लक्ष्य हम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन को हम पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर करने में सफल हों। इस दिशा में जो सरकार का काम चल रहा है, इसको अभी से आगे बढ़ाना। आरोग्य प्रदेश के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा कि अगले 5 वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी, कम से कम आधी आबादी को बीमा कवर स्वास्थ्य का प्राप्त हो सके। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में पहुंचा सकें। हेल्थ वर्कर डेंसिटी को हम प्रति 1000 एसडीजी के जो टारगेट हैं उसके अनुसार उसे स्थापित कर सकें और कुपोषण की लड़ाई के खिलाफ जो हमारा पोषण अभियान है, यह भी हम उसके अनुसार तय कर सकें। नए एम्स की स्थापना हो। ललितपुर के अतिरिक्त 3 नए फार्मा पार्क की स्थापना भी प्रदेश में हो। ईडा के अतिरिक्त प्रदेश में जो हमने एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है, प्रदेश में 2 अन्य स्थानों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बने। प्रदेश में चिकित्सा तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदेश तय कर सकें। इस दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। और अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हेल्थ के वहां पर आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक के साथ में हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं और मेरा अनुमान है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में
आने वाले समय में IIT कानपुर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होगी। शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी प्रदेश में हमने जो पहले बताया कि प्रदेश के अंदर हम लोग NIRF की सूची में 100 संस्थानों को वर्तमान में 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अब अगले 5 वर्षों में 15 संस्थानों को इसमें सम्मिलित करना। 8 वर्षों में हमने आयुष विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय जैसे थीम आधारित विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी करने का प्रयास किया है। ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर प्रदेश के कौशल और नवाचार को वैश्विक केंद्र प्रदेश को बनाएंगे और अगले 5 वर्षों के लिए नए IIT, IIM की स्थापना प्रदेश के अंदर हो। इसके लिए हम लोग जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वहीं वैश्विक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ हम काम करने जा रहे हैं। मध्यम और दीर्घकालीन योजना को भी इसी रूप में प्रदेश आगे बढ़ाएगा। सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग द्वारा हर नागरिक को, बेटी हो या व्यापारी, गरीब हो या किसान, सबको भय मुक्त वातावरण देने का कार्य करना। प्रदेश के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आधुनिकीकरण, CCTV नेटवर्क और EI आधारित निगरानी प्रणाली के विकास के लिए एक शॉर्ट टर्म हमारा प्रोग्राम होगा, स्मार्ट गवर्नेंस फॉर स्मार्टर यूपी। इसके तहत प्रदेश बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके और यह एक प्रदेश का एक कार्य होगा। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो हमारी स्कीम है, वह प्रदेश के अंदर जीरो एक्सीडेंट विजन के साथ सभी परिवहन साधनों में मानकों पर पूर्ण ध्यान रखते हुए उन्नत मॉनिटरिंग और परिवर्तन प्रणाली के माध्यम से शून्य दुर्घटनाएं और मृत्यु दर हासिल करने का लक्ष्य, जिसमें उत्तर प्रदेश सुरक्षित गतिशीलता में अग्रणी बन सके। प्रदेश के अंदर 75 जनपदों के जिला विकास योजना और क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे, जिसमें आर्थिक ताकत, निवेश अवसर, सेक्टोरल विशेषज्ञता का विवरण होगा। प्रत्येक जिला आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। अपनी विशिष्टता, आर्थिक पहचान, प्रतिष्ठित परियोजना और लक्षित ब्रांडिंग के माध्यम से निवेश, उद्योग और पर्यटन का भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। 2047 में सभी जनपदों में संतुलित विकास सुनिश्चित कर क्षेत्रीय असमानता को भी कम करने की सरकार की एक बेहतरीन रणनीति है और प्रदेश के अंदर हर घर और संस्थान तक उच्च यानी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, स्मार्ट ग्रिड, ई मीटरिंग और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के कार्य को भी आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। महोदय, यह विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब होगा। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने का एक रोडमैप होगा। हमने तय किया है इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार का योगदान हो। इस उद्देश्य से हमने 500 से अधिक विषय विशेषज्ञों का एक पूल तैयार करने का निश्चय किया है। इसमें सेवानिवृत्त IAS, IPS, सेक्टोरल स्पेशलिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, समाज विज्ञानी, चिकित्सक सहित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। यह विशेषज्ञ अगले 1 माह के भीतर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों में पहुंचेंगे। वहां सभी जनप्रतिनिधियों, व्यवसायी संगठनों, स्थानीय जनता, स्थानीय बुद्धिजीवियों से ये लोग विचार विमर्श भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। भीड़ में जाने से पूर्व इन विशेषज्ञों के साथ यहां पर हम लोग एक संवाद को भी यहां आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि परिवार कम से कम एक सुझाव हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए उपलब्ध करवाएं।
स्तरीय और उपयोगी सुझावों को जनपद और प्रदेश स्तर पर चयनित कर पुरस्कृत करने की भी योजना है। आम प्रदेशवासी आसानी से अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर, स्कूल, कॉलेजेज और बाजारों पर QR कोड लगाए जाएंगे। उनके माध्यम से एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है और इसका उपयोग सहजता से किया जा सकता है। इस सदन के माध्यम से जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो अमूल्य सुझाव को यहां पर दिया है, उसे युक्त समावेश हम इस विजन डॉक्यूमेंट में करने का प्रयास कर रहे हैं। एक माह के सुझाव संकलन अभियान के उपरांत नियोजन विभाग उन सभी विषय विशेषज्ञों, नीति आयोग के सहयोग से उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया जाएगा, जिसे पुनः इस माननीय सदन के समक्ष हम प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज यह अवसर एक योजना की घोषणा पत्र मात्र नहीं है, जैसे आप एक घोषणा पत्र कह रहे थे, यह एक घोषणा पत्र नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की सामूहिक संकल्पों का, उत्तर प्रदेश की मेहनत का और उत्तर प्रदेश की आस्था का एक महाअभियान भी है। 2047 तक हमारी यह यात्रा केवल एक आंकड़ों, परियोजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के कामकाज पर नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर युवा का, हर महिला के सपनों को पूरा होने की यात्रा भी होगी। यह उस किसान की उम्मीद है जो खेत में सुनहरे भविष्य की फसल बो रहा है, उस छात्र की आशा है जो किताबों में अपने सुनहरे कल को सपना देख रहा है, और उस मजदूर की मेहनत है जो अपने पसीने से विकास की ईंट को गढ़ रहा है। 2047 सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये हमारे सपनों का गंतव्य भी है। विजन 2047 हमारे लिए एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प कि हम उत्तर प्रदेश को न केवल भारत का सबसे सशक्त और समृद्ध राज्य बनाएंगे, बल्कि दुनिया के सामने विकास, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के एक आदर्श भी हम पेश करेंगे। हम प्रदेश बनाएंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विकास, अपनी तकनीकी ताकत और अपने उद्योग और अपनी अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाएगा, जहां पर समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की गंगा होगी तो आधुनिक विकास की यमुना का अद्भुत संगम भी होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएंगे जो हर मायने में सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी होगा। और इसे हम लोग मान्यवर अगर कह सकें, तो आपने यहां पर अपने प्रस्तावना में भी कहा कि यह प्रदेश होगा 2047 का, वह होगा राम राज्य का। राम राज्य की अवधारणा जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी कही है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हरिसिद भय गए सब शोका। बैरुन कर काहू सन कोही, राम प्रताप विषमता होई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न। संबोधित कर रखे गए यूपी विधानसभा में विकास के कार्यों को लेकर जिक्र करते हुए, जानकारी देते हुए कि जनता के लिए कैसे प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। ये